नमस्कार, मैं कुंदन जबियार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की, बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज बात होगी चुनाव सुधार बिल की, जो भारी हंगामे के बीच लोकसभा से तो पास हो गया है, लेकिन विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि इस बिल के लागू होने से फर्जी वोटर्स पर लगाम कसी जा सकेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका तारुफ भी मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल के बहाने विपक्षी सरकार पर निजता के उल्लंघन के आरोप जड़ रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि फर्जी वोटरों पर लगाम कसने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन इस पूरे सियासी बवाल के बीच एक सवाल सबके मन में आ रहा है, अगर बोगस वोटर्स पर शिकंजा कस जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। To oppose the introduction of the fundamental right of privacy as has been enunciated by the Supreme Court. It will lead. I request other members to go back to their seat. House order में लेके आइए. अपनी सीट पर वापस जाइए. लोकसभा में हो रहा यह हंगामा ना तो किसी नेता की विवादित टिप्पणी पर हो रहा है और ना ही किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे जनता का भला हो रहा हो। बावजूद इसके विपक्षी दल सदन में हंगामे पर उतारू है। अगले साल के शुरुआती 6 महीने में 5 राज्यों में जनता अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने जा रही है। उससे पहले मोदी सरकार ने भारी हंगामे के बीच नया चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया। बावजूद इसके दोपहर होते होते आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। साबित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। बिल पास होने के बाद भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नए चुनाव सुधार बिल के पीछे सरकार की दलील है कि इसके जरिए एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने वालों पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा फर्जी मतदाताओं पर शिकंजा भी नए बिल से किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि वोटर लिस्ट की तमाम गड़बड़ियों को भी नए बिल से दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 साल में 4 बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सकेगा, जबकि अभी केवल 1 साल की पहली तारीख को ही वोटर लिस्ट अपडेट करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये होगा कि अगर साल के बीच में कोई शख्स 18 साल का हो जाता है तो उसको वोटर कार्ड हासिल करने के लिए अगले साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। चुनाव सुधार पर कई बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, विभिन्न अदालतों ने की है, विभिन्न दलों ने की है, विभिन्न दलों ने घोषणा पत्र में भी ये डाला है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था सुधार होना चाहिए, अपराधीकरण नहीं होना चाहिए राजनीति में, उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए,
कई बार अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन वो लोग फिर भी उसको कैप्चर कर जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के हित में है, और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो वही विरोध कर रहे हैं जिनको इस बात का भय सता रहा है कि अगर ये बिल आ जाएगा तो हमारा बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चुनावी समर में मुद्दों की सियासत तो समझ में आती है, लेकिन जिस बिल से फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसेगी और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ झाला भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा, उसका विरोध क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। न्यू इंडिया में इस तरह के बदलाव जनता भी चाहती है और मोदी सरकार भी, जबकि विपक्ष निजता के उल्लंघन के नाम पर सियासी बवाल काट रहा है। खैर, सियासी दलों की सियासत अपनी जगह, लेकिन कौन सा मुद्दा देश हित में है, कौन सा देश विरोधी, ये पब्लिक से छुपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चुनावी सुधार से जुड़ा ये संशोधन बिल जो है लोकसभा से पास हो गया, लेकिन खूब हंगामा हुआ लोकसभा में, और हंगामा चूंकि पहले से बरप रहा था, इसी दौरान ये बिल पेश किया गया और लोकसभा से सरकार ने इसे पास करा लिया है। इस बिल की खासियत और तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, इस बिल से जुड़ी हुई हर चीज समझने की कोशिश करेंगे, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो आपत्ति जता रहा है, उसके मायने क्या है ये भी हम समझेंगे आज इंडिया के मुकदमे में। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक है चुनाव आयोग के, आपका स्वागत है सर। संजय सरकार हमारे साथ नेता टीएमसी के जुड़ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया इसलिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर भरत कुमार वर्मा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। तो इंडिया के मुकदमे में आगे बढ़े तो चार्जशीट का जो पहला आरोप है वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आरोप नंबर 1 जो है इंडिया के मुकदमे में वो ये है, चुनाव सुधार बिल पर विपक्ष का सियासी बवाल केवल चुनावी है। तो क्या सिर्फ ये चुनावी मसला है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है? इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन इस सुधार को लेकर के, इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के चुनाव आयोग का नजरिया क्या हो सकता है, इस पर हम पहले समझ लेते हैं, इस मसले पर पहले बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ये जो 3 सुधार किए गए, 3 जो बदलाव आए हैं, इसकी जरूरत थी क्या? देखिए, जनता को ही पता है, और इससे पहले भी बहुत पहले सुधार की बात की गई है, और चुनाव आयोग पर समय समय पर ये उंगलियां उठती रही हैं। इसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने जब 15 के चुनाव हुए उसी समय इन्होंने इसको कोशिश की थी कि ये पार्लियामेंट से पास किया जाए। उसी समय ये सुधार बिल जो है वो कानून मंत्रालय को भेजा गया जी। और ये कानून मंत्रालय के जाने के बाद ये चला गया। अब ये जब आगे आया तो पता नहीं किस बात की परेशानी है लोगों को, इसलिए कि वो धांधली वोट नहीं करा पाएंगे और उसमें धांधली हो पाएगी। जो अभी तक चुनाव आयोग पर ये उंगलियां उठाते रहे बराबर, ये उनकी उंगलियां उठनी बंद हो जाएंगी और सही सच्चाई चुनाव आयोग के सामने आएगी और निष्पक्षता आएगी कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना सही अपनी विचारधारा के साथ, अपने न्याय के साथ करता है, हर पार्टियों के साथ, जो हर पार्टियों का एक एजेंडा रहा है। जब भी इलेक्शन शुरू हुआ है उन्होंने हमेशा ही इस बात को दोहराया है और इस बात को कहा है आगे आकर कि ये शासित पार्टियां जो भी हैं, इस वक्त जो भी है शासन में रहा है, उसने वहां बेईमानी कराई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना है और ना होगा। इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसका आपने देखा पिछले इलेक्शन चुनाव में, बंगाल में भी देखा कि आप जो ममता बनर्जी थी वो हमेशा इस बात पर उंगली उठाती रही कि चुनाव आयोग जो है गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन लोगों के दबाव में चुनाव आयोग काम करता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, न मैं इसको मानता हूँ। इस चुनाव सुधार से देश में सुधार होगा और देश की जो बोगस वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो बोगस वोटिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी इन सुधारों के बाद, चूंकि आधार से आपके जो है वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सारे चुनावी वोटर आईडी कार्ड है, एक या दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो एक ही मान्य होगा। इस सुधार का सीधे शब्दों में ये मतलब आम आदमी समझ सकता है। सुदेश वर्मा साहब, आपने तो बेहतरी के लिए लाया, चुनाव आयोग आपके साथ है, मोहम्मद अमीन साहब ने बहुत साफ शब्दों में समझा दिया कि इसके फायदे क्या हैं, लेकिन विपक्ष को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते हैं? विपक्ष जब समझना ही नहीं चाहेगा, वह विपक्ष को कैसे समझाएंगे? और उनके पास तथ्य भी नहीं है कि तथ्यों पर आकर आप हमें घेरें
मुद्दे पर बात करें। अगर आपको लगता है सरकार के किसी स्टेप से किसी नागरिक को हानि हो रही है और आप कोई सेशन देना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं लेगी? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर डिटेल्ड चर्चा की, उसके बाद इस बिल को रिकमेंड की। इस बिल में इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन शामिल है। आपको पता होगा कि इलेक्शन ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, इसके तहत इसको लीक किया गया था और देखा गया इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुए। तो ये क्यों लाया जाता है? क्योंकि नागरिक जो है उसका एक्सप्रेशन हो चुनाव में, जो फर्जी नागरिक है, जो सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज होते हैं और उनको आप और बच्चों से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाते हैं, जो वहां रजिस्टर कराए हुए हैं, फर्जी वादा करते हैं, एक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कि एक आम व्यक्ति जो भारत को बढ़ाना चाहेगा, भारत को मजबूत करना चाहेगा, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहेगा, वो इसको वेलकम करेगा। जी ये बस इतनी सी बात है। कोई किसी बिंदु पर खड़ा नहीं हो पा रहा है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि एक फैशन चल निकला है कि हम चुकी हैं और आपका इंटरेस्ट काम होगा, कुछ आप मैनिपुलेट करते रहे आज तक, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, संजय सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। संजय सरकार साहब, विपक्ष के अलग आपकी पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे की वजह जान सकता हूं मैं? अमीन जी को एक हम याद दोहराने इस चरण में चाहते हैं, जानकारी रखना बहुत जरूरी। पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सुनील अरोड़ा जी को 16 नवंबर तक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया। ये इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष, एक मतलब न्यूट्रल संस्था है। हम क्या सोचेंगे बताइए, निष्पक्ष है। और दूसरे नंबर बात, हमेशा इसको मॉनिटरिंग होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर किया जाता है, क्योंकि ईवी मालिक का तोता बन चुके हैं। मैं जो बात बोल रहे हैं, और दूसरे नंबर बात है, आज जो आधार से वोटर मतलब ये लिंक किया है, ये कुछ डाइवर्ट है। सदन में विपक्ष के डाइवर्ट करने के लिए इसको किया है। सदन में नौजवान नहीं तो टीएमसी इसका विरोध कर रही है क्या? नहीं, मैं क्यों नहीं किया मालूम है आपको विरोध? ये क्या है ना, ये मतलब जो कच्चा एक गेम है, इसको क्या करेंगे मालूम है? ये डाइवर्ट कर रहा है। ये डाइवर्ट के बीच में हम क्यों जाएंगे? ये तो बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं। इस कारण में गैस, पेट्रोल और डीजल का कीमत बहुत बढ़ गया, उस मुद्दा पे नहीं, किसान मर रहा है। हम तो किसान को बोला सब्सिडी दीजिए, ट्रैक्टर में सब्सिडी दीजिए, बीच में दीजिए, फर्टिलाइजर। चलिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब ऐश्वर्या राय बच्चन अब ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। दिल्ली ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई, लेकिन ये पूछताछ अब खत्म हो गई है और ऐश्वर्या राय अब ईडी दफ्तर से बाहर निकली हैं, वो यहां से निकल चुकी हैं। दरअसल ईडी ने नोटिस जारी करके उन्हें आज पेश होने के लिए कहा था। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले कहा था कि वो आज मौजूद नहीं होंगी, ईडी दफ्तर में नहीं जा पाएंगी, लेकिन आज वो मौजूद रहीं। घंटों तक पूछताछ हुई। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में उन्हें तलब किया था ईडी ने। 2016 के पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये मसला है और उसी मामले पर ईडी ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब करना चाहती थी। सवाल जवाब का दौर चला, कई दौर के पूछताछ की गई, कई सवाल पूछे गए, पहले से सवाल तैयार किए गए होंगे। 2016 से जुड़ा हुआ ये मामला है, पनामा पेपर लीक से मामला ये जुड़ा हुआ है। और एक बड़ी खबर ये दिल्ली से आ रही है, जहां पर ऐश्वर्या राय अब ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। उनसे ईडी ने पूछताछ की है और अब ईडी दफ्तर से वो बाहर निकल चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि बच्चन परिवार से जुड़ी हुई 4 कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है। जो सूत्र बताते हैं 4 ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में ईडी जानना चाहती है ऐश्वर्या राय और पूरे परिवार से। पिछले महीने अभिषेक बच्चन से भी खबर यह है कि पूछताछ हुई थी, ईडी ने पूछताछ की थी और ये पूछताछ जो है आज ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय से हुई है। पनामा लीक मामले में ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई है। एक कंपनी को लेकर के ये कहा गया कि इस कंपनी की जो कर्ता धर्ता सबसे पहले ऐश्वर्या राय थी, उनके फैमिली के लोग भी इसमें मौजूद थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये खबरें आई, बाद में शेयर होल्डर हो गई ऐश्वर्या राय।
तो इसी कंपनी से जुड़ी हुई हर जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी कर रही है और इसीलिए उन्हें बुलाया गया था ईडी दफ्तर में। दिल्ली में पूछताछ हुई और पूछताछ जब खत्म होने के बाद ऐश्वर्या राय वहां से निकली तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को आप इन तस्वीरों में काले लिबास में देख सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ईडी दफ्तर से वो बाहर निकली। करीब करीब 4 से 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। कौन कौन से सवाल पूछे गए ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कंपनी से जुड़ी हुई हर चीज को जानने की कोशिश ईडी के अफसरों की तरफ से हुई होगी। जो पनामा पेपर लीक हुआ था, एक लॉ फर्म का जो डेटा है वो लीक हो गया था 2016 में, उसी के आधार पर ये लगातार पूछताछ हो रही है अलग अलग लोगों से। लखबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लखबीर, कितनी देर तक पूछताछ हुई ऐश्वर्या राय से और कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जो ईडी के अफसरों ने पूछे होंगे ऐश्वर्या राय से? बिल्कुल कुंदन, 6 घंटे लंबी ये पूछताछ चली है। लगभग 1 बजे का वो वक्त था जब ऐश्वर्या राय बच्चन जो जामनगर स्थित ईडी का ऑफिस है वहां पर आ गई थी और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के जो तमाम अफसरान थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने लंबी पूछताछ की है। 500 सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी जो उनसे सवालात किए गए हैं और लिखित तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन से तमाम सवालों के जवाब लिए गए, क्योंकि पहले भी 2 बार उनको तलब किया गया था, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ नहीं पहुंची थी। ऐसे में आज जब वो तमाम अधिकारियों के सामने आ गई थी तो लिखित तौर पर उनसे तमाम जो सवालों के जवाब लिए गए हैं। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो यहाँ पर उनको दस्तावेज चाहिए थे ईडी के अधिकारियों को, वो भी उनसे मंगवाए गए। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर सौंपी और जिस प्रकार से टैक्स चोरी को लेकर पूरा मामला था उसको लेकर भी उन्होंने अपने तमाम तर्क दिए हैं कि किसी प्रकार की टैक्स चोरी हमने नहीं की है और जिस विदेश में जो निवेश करने की बात है कानूनी तरीके से ही हमने निवेश किया है। इसके साथ ही अगर सवालों की बात की जाए, सबसे बड़ा सवाल कुंदन यही है कि जब आप किसी फर्म में निवेश करते, शिपिंग कंपनी है, शेल कंपनी करार हो चुकी है, उसके बाद आप जब ये दावा करते हैं कि आप सेलिब्रिटी है, उसके बाद आप किस तरीके से आपने शिपिंग कंपनी में निवेश किया और उसके साथ ही आप पहले उस कंपनी की डायरेक्टर होती है, बाद में शेयर होल्डर हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। और उसी कंपनी में जिसकी डायरेक्टर थी ऐश्वर्या राय बच्चन, उसी कंपनी के डायरेक्टर उनकी माँ भी थी और उनके भाई भी थे, तो वो किस आधार पर उस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए, ये सवाल भी ईडी के तमाम अधिकारियों ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे हैं और लंबी पूछताछ हुई है। लगभग 6 घंटे तक की पूछताछ हुई है। तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश ईडी के अधिकारियों ने की है, जिसके बाद मीडिया के कैमरों को चकमा देकर पीछे के जो गेट था उससे ऐश्वर्या राय बच्चन निकली, क्योंकि तमाम सवालों का डर था उन्हें कि जिस प्रकार से लंबी पूछताछ ईडी ने की है, मीडिया को कैसे वो फेस करेंगी, मीडिया को क्या जवाब देंगी। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन 6 घंटों तक जो पूछताछ हुई उसके बाद निकल गई है। और अब सबसे बड़ी बात कुंदन यह है कि आगे की क्या जो ये आज पूछताछ हुई है इससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट होंगे कि नहीं, या फिर आगे का कोई वक्त मुकर्रर होगा, वापस से उनको बुलाया जाएगा या नहीं ऐश्वर्या राय बच्चन को, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि 4 कंपनियां बच्चन परिवार की थी, जो शेल कंपनीज थी, जो शिपिंग के मामले में जो बाहर थी, पनामा की जो इस लीक जो लोग फर्म थी उसमें लीक मामले में थी। पहले अभिषेक बच्चन भी यहाँ पर आ चुके हैं और अभिषेक बच्चन से भी 1 महीने पहले लंबी पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की, जिसके बाद उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर सौंपे थे। और आज ऐश्वर्या राय बच्चन का आना, 6 घंटे तक लंबी पूछताछ होना, अब उनकी तरफ से तमाम सवालों के जवाब देना, अब देखने वाली बात है। और सभी की निगाहें वाकई में कुंदन इसी बात पर टिकी है कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि जब ईडी के तमाम अफसरान जो सवाल जवाब करते हैं और सवालों के जवाब मांगते हैं तो सामने निकल कर नहीं आता कि क्या क्या मजबूती के तौर पर सवाल किए गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था जो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और शेल कंपनी वो हो जाती है, यानी कि फर्जी कंपनी जब वो करार हो जाती है, तो किस आधार पर आपने निवेश किया और टैक्स चोरी की बात जो निकलकर सामने आ रही थी वो कितनी सच है। और जिस प्रकार से आप जिस कंपनी की डायरेक्टर थी, तो पहले आप डायरेक्टर होते हैं, फिर आप डायरेक्टर कैसे हो जाते हैं और उसके बाद आपकी माँ और भाई किस आधार पर उस कंपनी के डायरेक्टर आपके साथ थे, ये तमाम सवाल ईडी के तमाम अधिकारियों ने ऐश्वर्या राय बच्चन से फिलहाल किए हैं, जिसके बाद 6 घंटे के बाद लंबी पूछताछ के बाद वो यहाँ से निकल गई हैं। कुंदन जी, लखबीर हमें ये बताइए कि क्या दोबारा पूछताछ के लिए, चूंकि 1 महीने पहले
अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो क्या सिर्फ एक कंपनी है जिसके लिए ये पूछताछ हो रही है, या फिर बच्चन परिवार की 4 कंपनियां कही जा रही हैं और अलग अलग कंपनियों को लेकर के अलग अलग शख्सियतों से, चाहे अभिषेक बच्चन की बात हो या ऐश्वर्या राय बच्चन की बात हो, तो दोनों से अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी ली गई है ईडी के अफसरों की तरफ से? बिल्कुल कुंदन, ये 4 फर्म हैं, अलग अलग 4 कंपनियां हैं। एक फर्म में और एक कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन पहले डायरेक्टर थी, बाद में शेयर होल्डर हुई थी। ऐश्वर्या बच्चन से साफ तौर पर उस एक कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई गई है और तमाम सवालों के जवाब मांगे गए हैं। अभिषेक बच्चन से उनकी फर्म से जुड़ी बातचीत की गई। बच्चन परिवार की खासतौर पर बात करें तो बच्चन परिवार के 4 फर्म हैं, 4 कंपनियां हैं जो पनामा की जो लॉ फर्म है उसकी पेपर लीक मामले में जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 500 भारतीय हैं जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे। 10 करोड़ 15 लाख पेपर जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं पनामा पेपर लीक में आउट हुए, जिसमें 500 भारतीय शामिल थे और उसमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आया वो बच्चन परिवार था, जिनकी 4 फर्में होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अभिषेक बच्चन भी सामने आए थे। अभिषेक बच्चन से भी सुदेश वर्मा जी बीजेपी के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। सुदेश वर्मा साहब, 500 लोगों के नाम सामने आए थे, 2016 में पेपर लीक हुआ था एक लॉ फर्म का, उसके बाद कई जानकारी सामने आई थी। 500 ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं, ऐसे 500 लोगों की पहचान की गई थी। क्या आप इस बताने की स्थिति में हैं कि कितने लोगों से ईडी ने पूछताछ की और जो शक और शुबा की जो गुंजाइश थी उसे दूर करने के लिए अभी तक क्या किया गया है भारत में? देखिए, कुछ बहुत बड़े नाम होंगे, कुछ नाम होंगे जिनको हम लोग मीडिया वाले लोग भी नहीं जानते होंगे। तो निश्चित ही ईडी अपना काम कर रही है और पूछताछ कर रही है, किसी नतीजे पर पहुंचेगी। फिर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। बड़े नाम हैं, ये मीडिया अट्रैक्शंस बनते हैं। गलत हुआ क्या हुआ ये तब पता लगेगा जब किसी कंक्लूजन पर ईडी पहुंचती है। और अभी इंक्वायरी कर रही है और हम लोग सबको इसको वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई पूर्वाग्रह है या किसी के खिलाफ कुछ है। नाम आए और उसका एक लॉजिकल आउटकम है कि इंक्वायरी हो और तथ्यों तक पहुंचा जाए। ठीक है सुदेश जी, हमारे साथ बने रहिए। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल ऐश्वर्या राय को दिल्ली तलब किया था ईडी ने। आज वो ईडी के दफ्तर पहुंची, करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। कंपनी को लेकर के सवाल जवाब किए गए, करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई और जब पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय ईडी के दफ्तर से बाहर निकली तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लखबीर, पहले शेयर होल्डर, फिर डायरेक्टर और फिर ये 3 साल में जिस कंपनी को लेकर के पूछताछ हो रही है वो कंपनी निष्क्रिय हो गई। आरोप ये है, इल्जाम दरअसल ये है कि इस कंपनी को बनाया दिखाया इसलिए गया ताकि टैक्स को बचाया जा सके। कितने टैक्स को बचाने की तमाम कवायद की गई थी, क्या अधिकारी बता रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये तमाम आरोप हैं जो पहले से लग चुके थे कि टैक्स एक्विजिशन को लेकर ही ये जो कंपनी है वो क्रिएट की गई और इसमें निवेश किया गया, क्योंकि पहले आप कंपनी की डायरेक्टर होती हैं, बाद में शेयर होल्डर हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था जो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा है, क्योंकि ये अवैधानिक था और ये पूछा। इसके साथ ही जब आप कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके बाद आपने नाम परिवर्तन करके ए राय क्यों रखा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से रजिस्टर्ड थी फिर आपने ए राय क्यों रखा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो ईडी ने उनसे पूछा है कि एमिक पार्टनर्स को लेकर जो संशय था, तो एमिक पार्टनर्स की आपके साथ बैठकें कब हुई, आपकी उनसे मुलाकातें कब हुई, किन किन मसौदों पर आपकी बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई पूछताछ से वो ये है कि जब आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपने एक शेल कंपनी में, एक शिपिंग कंपनी में किस आधार पर निवेश किया और आपके माँ और आपके बहन भाई, जो आपके भाई और आपकी बहन माँ है, वो इसमें किस आधार पर आपके साथ डायरेक्टर थे।
ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूछताछ से निकल कर आया, जो अधिकारियों ने उनके सामने पूछे। 500 सवालों की फहरिस्त से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कुंदन की कितनी बड़ी चर्चा रही होगी, कितनी बड़ी पूछताछ रही होगी और किस किस मसौदे पर उनसे पूछताछ की गई होगी। क्योंकि जब कर चोरी की बात सामने आई तब उससे पहले ही अमिताभ बच्चन का भी बयान आ चुका है। जब अभिषेक बच्चन यहाँ आए थे और उन्होंने 1 महीने पहले अपने तमाम रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पहुंचे थे, तब भारतीयों के नाम सामने आए थे जिन्होंने या तो टैक्स चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगे और उनकी पूछताछ चल रही, जांच चल रही है। संजय सरकार साहब, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए और ईडी अपना काम कर रही है। पॉलिटिकल रिवेंज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है सच्चाई उसको सामने लेके आई, पानी कर दीजिए, क्या एतराज है, नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इस कारण में पॉलिटिकली रिवेंज नहीं होना चाहिए, इस कारण में अब जानबूझ के किसी को फंसाने का कोशिश मत कीजिए। हमको कहने का मतलब है अगर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जुड़े हुए उसको ईडी, सीबीआई, एनआईए, आपको डीआरआई, इसके अलावा आपको इनकम टैक्स, हर तरफ सब परेशान करते रहेंगे। ये देश की कौन सी चीज है जिसमें हमेशा ये करते रह जाएंगे? परेशानी होना नहीं चाहिए। पब्लिक को अगर परेशानी करते रहेंगे, अगर आप पॉलिटिकल करते रहेंगे, लेकिन आप जो देखिए, अगर आप सत्ता में है आप ईडी और यूज कर, अगर आप जिस सत्ता से चल रहे हैं ईडी हटा नहीं सकते, उड़ा जाएंगे। लेकिन जो ठीक है, सुदेश वर्मा से सवाल ले लेता हूं मैं। सुदेश वर्मा साहब, पॉलिटिकल रिवेंज की बात क्यों आ जाती है जब भी सेंट्रल एजेंसीज की बात होती है? अगर सेंट्रल एजेंसीज काम करती है, हालांकि टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल उठते रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले सेंट्रल एजेंसीज बहुत एक्टिव हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी जब भी एक्टिव होती है तो ये क्यों जोड़ दिया जाता है पॉलिटिकल रिवेंज नहीं होना चाहिए इन कार्रवाइयों में? देखिए, इस तरह के एलिगेशंस या चार्जेस पॉलिटिकल जो होते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए ट्रेड किए जाते हैं, इससे कोई इन्वेस्टिगेशन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो एक मौका देता है लोगों को कि यू कम क्लीन, अपनी बातों को बताइए। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास तो बहुत से प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सारा निकाल सकते हैं, फैक्ट्स क्या है, निकाले भी होंगे, किसी को कन्फ्रंट करके जवाब लेना चाहते हैं। इसमें तो हर व्यक्ति को कानून का साथ देना चाहिए, और अगर आप पाक साफ हैं तो आपका कुछ नहीं होगा, और आज अगर आप गिल्टी हैं तो आप कितने भी बड़े हो, कोई भी हो। नहीं, सुदेश वर्मा साहब, दरअसल यू कम क्लीन वाले टाइम तक आने तक ना बहुत टाइम निकल जाता है, बहुत परेशानी लोग झेल लेते हैं और चुनाव का टाइम भी निकल जाता है। ये दरअसल स्थिति है। चलिए जी, ये तो हमारा लीगल प्रोसेस है, आपको भी पता है। हाँ। इसमें आप सरकार को दोष दें तो सही नहीं होगा। सरकार की एजेंसीज है, काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके बाद मामला अदालत में भी जाएगा। तो ये कंट्री इंस्टीट्यूशंस चलती है, देर हो लेकिन कोई गलत व्यक्ति जो है छूटे नहीं, और कोई सही व्यक्ति जो है। जया बच्चन ने क्या कहा ये सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी अपने कोलीग्स, You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें, आप एड्रेस कीजिए शेयर को, ना बैठे, आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such noise. भरत कुमार वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। भरत साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई क्या पॉलिटिकल रिवेंज है क्या? ये सारी कार्रवाइयां जो आ रही है, ये केवल चुनावों से पहले ही क्यों आती है? मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपसे बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उन पे कभी बात नहीं करती। अभी आपने चुनाव सुधार बिल की बात की, तो जो मतदाताओं से जुड़ी हुई बात आएगी कि हम इसे आधार कार्ड से जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आधार कार्ड को लेकर देश की संसद में क्या कहा। क्या ये लोग ये मानते हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है? और कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस एक साधारण सी मांग कर रही है कि इसे स्थायी समिति में भेज दिया जाए और उसके साथ हम बात करें, लेकिन उस मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी। ये किसानों के बिल पे चर्चा नहीं होगी।
हर बार जैसे ही संसद चलती है ये कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो विरोधियों के प्रति कार्रवाइयों का दौर शुरू हो। चाहे अगर आपने कर्नाटका का चुनाव देखा हो तो वहां पे जिस तरीके से वहां के प्रदेश अध्यक्ष के वहां पे छापे पड़े, अभी है ना वो समाजवादी पार्टी के वहां पे सारे छापे पड़ रहे हैं। बंगाल का चुनाव हुआ तो वहां के सारे IAS ऑफिसर और उनको हटाने के तौर पर कार्रवाई हुई। तो भारतीय जनता पार्टी मूलभूत मुद्दों को हटाकर संसद की जो परंपरा रही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम करती है। और इससे देश को बचना चाहिए कि देश की जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम है। ऐश्वर्या राय के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये इसका भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है सर? ऐश्वर्या राय के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है ईडी की, वो कार्रवाइयों को जो उसकी समय है उसको हमें जरूर देखना चाहिए कि ये कौन कौन से समय पर इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर मुद्दे बनते हैं। अगर उसका जो टाइमिंग होती है, अगर उस टाइमिंग को लेकर अगर हमारा सवाल है तो यह महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। आप एक आपको छोटा सा उदाहरण फिर देना चाहूंगा कि अडानी पोर्ट पे 3000 किलो RDX, मतलब माफी चाहूंगा, हेरोइन मिलती है, वो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन टीवी की चर्चा में शाहरुख खान के बेटे के पास वो एक पार्टी में गए, उस पर हीरोइन मिली या नहीं मिली, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, संसद में मूल मुद्दे पर किसानों पर चर्चा होनी हो तो उस पर नहीं होगी। ठीक है, सुदेश साहब उंगली भी उठा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हो या ना हो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे टाइम क्यों चुनते हैं ये सेंट्रल एजेंसी जो है, ऐसी टाइम क्यों चुनती है सर कि आप पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंसियां हैं और कार्य करती हैं? जो देश का गृह राज्य मंत्री है उसका बेटा और वो लोगों को कुचल रहा है। अरे आप उत्तर भी सुन लीजिए भरत कुमार जी, कुंदन जी। देखिए, अगर ये कुछ महीनों पहले हुआ होता तो आप इसको चुनाव से लिंक कर देते। अभी हो रहा है, आप इसको चुनाव से लिंक कर रहे हैं। अरे भारत में तो चुनाव चलता रहा है, इसको लिंक करना बेमानी होगा। और इस तरह की आर्गुमेंट्स नहीं देने चाहिए जो डिफिटिस्ट आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ये होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, एजेंसीज को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने किया है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। यही प्रिंसिपल पर कानून चलता है। तो कानून में नहीं देना चाहिए, ये आप बताइए, क्योंकि सारा देश देखा है कि उनके बेटे ने किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चला के उनको कुचल दिया। तो क्या उन्हें जवाब दे दिया गया? SIT ने आपको बताया क्या क्या हो रहा है, अब आपको क्या चाहिए? आप कौन सा मुद्दा कहाँ ला रहे हैं? ठीक है, संजय सरकार साहब 500 लोगों के नाम सामने आए थे जिनमें फिल्मी हस्तियां भी शामिल थी, उद्योगपति भी शामिल थे, औद्योगिक घराने शामिल थे, कहा गया। लेकिन ये देश की जनता को पता है क्या कि 500 लोग कौन से थे, क्या कार्रवाई का स्टेटस क्या है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, पूछताछ में क्या हासिल हुआ? ये सब दिखावे के लिए पूछताछ हो रही है या फिर लोगों को बताने के लिए पूछताछ हो रही है कि हाँ देखिए जो 2016 में मामले आए थे, अब 2022 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चंद दिन बचे हैं 2022 में, तो क्या हासिल हुआ, सच्चाई क्या है, लोगों को पता चल पा रही है क्या? देखिए, जब अमित शाह वहाँ का गृह प्रतिमंत्री थे गुजरात के, तो सगरुद्दीन इनकाउंटर केस में उस 60 दिन अंदर थे। तो नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे। जैसे कॉरिडोर से निकल रहा था तो कॉरिडोर से निकालने के समय में सीएम ऑफिस कॉरिडोर, उसको पूछा गया जो CBI ये जांच करना सही है? बोले CBI के फुल फॉर्म क्या है मालूम है आपको? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये बात किसने बोला था? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो रिकॉर्ड भी चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। और आपको मालूम सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था ये मालिक का तोता है CBI। क्या CBI और ED को जो है पॉलिटिकली इसके यूज किया जाता है? और मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा आदमी है जो मतलब जो है सोशल एक्टिविटीज, वो केस करके इसको टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी कर देना चाहिए। ED मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर में पड़ता है और CBI प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर में पड़ता है। इसको टोटल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे मतलब चुनाव को आने के पहले हर आदमी को इसको यूज करेंगे, यूज करते जाएंगे। जैसे बंगाल में मालूम अभिषेक को घर, ठीक है सुदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट खत्म कर दे, मेरे को डर दिखाया था। चलिए सुदेश जी सुन लेते फिर लकीर के पास में जाना चाहता हूँ। नहीं आप मेरे बात सुन लीजिए।
संजय जी को कुमार सुन लेते हैं। और हाँ। सीबीआई के मैं रिपोर्ट कहना को चाहता वेट हूं- कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केस्ड पैरट, ये आपका समय था। और मैं भरत कुमार जी के उस बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि क्यों शाहरुख खान के बेटे का कितना हुआ और क्यों वहां पकड़ा गया, पोर्ट में तो नहीं हुआ। आपको बता दूं कि वहां एक्शन हो रहा है और ये मीडिया के ऊपर है कि मीडिया किसको मुद्दा बनाती है कि हम ठीक डिसाइड है। नहीं करते। डॉक्टर भरत में कुछ अगर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटा है तो मीडिया को लगता है कि ये अच्छा मुद्दा होगा जो देखना चाहेंगे। तो ये मीडिया का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने नहीं मुद्दा बनाया है उसको, आप लोग मुद्दा बनाए हैं। चलिए ठीक है, अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव होती हैं तो आखिर ये क्यों आरोप लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये आरोप क्यों लगता है, इस पर बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। दरअसल ऐश्वर्या राय को ईडी ने तलब किया था, ईडी के दफ्तर में पहुंची वो, करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। 2016 में जो पनामा पेपर लीक हुआ था जिसमें बहुत सारी जानकारी सामने आई थी, उनमें एक नाम, 500 लोगों में एक नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का भी था, उनसे पूछताछ हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और ड्रोन के जरिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें उकेरी गई है यहाँ पर लखनऊ के आसमान में। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और ड्रोन के ज़रिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसमान में खूबसूरत आकृति उकेरी जा रही। लेज़र शो ड्रोन के ज़रिए किस तरीके से यहाँ पर काकोरी की घटना को भी याद किया जा रहा है। काकोरी और ट्रेन की तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। काकोरी को याद इस तरीके से किया जा रहा है इस वक्त लखनऊ में। दरअसल आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और लखनऊ में ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लेजर और ड्रोन के जरिए 500 ड्रोन का सहारा लेकर के इस तरीके से आकृतियां उकेरी जा रही हैं लखनऊ के आसमान पर। ये खूबसूरत विहंगम दृश्य, लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 5:30 बजे से करीब ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ड्रोन शो का आयोजन 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 जब आज़ादी मिली देश को, तब की घटनाओं को ड्रोन के जरिए उकेरा जा रहा है, लेजर के जरिए उकेरा जा रहा है। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आकृति भी उकेरी गई है। तो आज़ादी से जुड़े नायकों की कहानी ड्रोन शो के जरिए यहाँ पर लोगों के सामने रखी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खुले आसमान में 500 ड्रोन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, रात के अंधेरे में जब रोशनी बिखेरते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कभी काकोरी की ट्रेन इन तस्वीरों में दिखाई देती है, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आकृति आसमान में उभर करके सामने आती है। और जब ये ड्रोन यहाँ से आंखों से ओझल हो जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ काला आसमान दिखाई देता है। लेकिन कुछ ही पलों में जब ये ड्रोन फिर से लेजर के जरिए सामने आते हैं तो फिर ये आकृति बनती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज का जो खास कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां पर बेहद खास नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप देख सकते हैं। लेज़र के जरिए, ड्रोन के जरिए ये खास आकृतियां यहाँ पर उकेरी जा रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस वक्त लखनऊ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1857 से लेकर सन 1947 तक की गाथा पर आधारित ये शो है। आसमान तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। खुले आसमान में एक साथ 500 ड्रोन
करतब दिखा रहे हैं और ये खूबसूरत नज़ारा लखनऊ वासी देख पा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी ड्रोन्स के जरिए ये खूबसूरत आकृतियां जो उकेरी जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, ये अपने आप में बेहद खास है। तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए।